हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पदार्थ के भौतिक प्रकृति के लिए हमने यहाँ पर 3 टॉपिक लिया है, जिसमें पहला है कि पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा टॉपिक है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और तीसरा टॉपिक है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिमान रहते हैं। इन तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक है कि पदार्थ कणों का बना होता है। ये तो आप सबने पढ़ा होगा क्लास 7th में कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल कर के बना होता है, जिसको अणु कहते हैं। पदार्थ के अणु भी छोटे छोटे कणों से मिल कर के बना होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ के परमाणु को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पदार्थ कणों का बना होता है। इसको आप प्रयोग करके भी देख सकते हो, जैसे कि एक बीकर में जल भर करके जल का स्तर चिन्हित कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर घुला दीजिए। आप देखिएगा कि चीनी जल में घुल जाता है, लेकिन जल का स्तर स्थिर रहता है, वो बढ़ता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ कणों की बनी होती है। जिस प्रकार से चीनी के अलग अलग कण होते हैं, उसी प्रकार से जल भी अलग अलग कणों का बना होता है। चीनी के कण जो आपने जल में घोला, वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें समा जाता है। यही कारण होता है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठने पाता है। इतना सब जानने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि पदार्थ कणों का बना होता है। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा टॉपिक कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दोस्तों, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसको भी आप प्रयोग करके समझ सकते हो, जैसे कि एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ रवों को घुला दीजिए। उसका रंग क्या होगा? नीला हो जाएगा। उसके बाद बीकर से 10 मिलीलीटर विलयन लेकर दूसरे बीकर में रखे 100 मिलीलीटर जल में डाल दीजिए। फिर दूसरे बीकर से 10 मिलीलीटर विलयन लेकर उसे तीसरे बीकर में रखे 100 मिलीलीटर जल में डाल दीजिए। इस प्रक्रिया को 5 से 8 बीकर वाले जल के साथ करना है। ठीक है, ये प्रयोग करने से आपको ये पता चलेगा कि अंतिम बीकर के विलयन का रंग भी नीला ही रहता है। बस फर्क ये होता है कि उसका गाढ़ापन घटते जाता है। यह प्रयोग ये दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट के कुछ ही रवे जल के ज़्यादा से ज़्यादा आयतन को रंगीन बना सकता है, और ऐसा तभी संभव है जब कॉपर सल्फेट के एक छोटे से रवे में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण उपस्थित हो। इस प्रयोग से निष्कर्ष ये निकलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा टॉपिक कि पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। इसको भी एक प्रयोग करके समझ सकते हो, जैसे एक अगरबत्ती के छड़ को माचिस से जला दीजिए और कमरे के किसी एक कोने में रख दीजिए। इसकी गंध को आप कुछ दूरी से ही महसूस कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि अगरबत्ती में उपस्थित इत्र के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर के पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि यदि इत्र के कण गतिशील नहीं होते तो अगरबत्ती की गंध दूर बैठे आप तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इस प्रयोग से निष्कर्ष ये निकलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं।
ठीक है, ओके।